ऑटिज़म क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसको कैसे पहचाना जाए? ये सबसे ज़्यादा कॉमन सवालात हैं जो मुझसे मेरी ऑटिज़म की सीरीज़ जब से शुरू की गई है उसमें पूछे जा रहे हैं, तो सोचा कि उस पे एक थोड़ी-सी डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। तो ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब ये है कि इसमें एक बच्चे की जिस्म के साथ उसके जो दिमाग की ग्रोथ है वो यानी उसकी जिस्मानी उम्र के लिहाज से 2 या ढाई साल के बाद उस तरह साथ-साथ नहीं रहती, क्योंकि यही वो फ़ेज़ होती है जब बच्चा उन ख़ास तौर पे 3 एरियाज़ में जिनमें कमियां पाई जाती हैं या जिनमें ग्रोथ स्लो रह जाती है वो देखने में आती हैं या वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब वो 3 एरियाज़ ख़ास तौर पे कौन से हैं? बज़ाहिर इसी वजह से बहुत सारे लोगों को देख के लगता है, ख़ास तौर पे माइल्ड ऑटिज़म में लोगों को पहचानना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो बच्चे देखने में नॉर्मल नज़र आते हैं। और दूसरा ये होता है कि उनके जिस्म तो बिल्कुल नॉर्मल ग्रो कर रहा होता है, जिस्म में कोई ऐसा साइन या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। उनकी कद काठ और जिस्मानी साख्त बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ज़हन के कुछ एरियाज़ हैं, मसलन बोलने का, सोचने समझने का, किसी की बात, डिसीजन मेकिंग, बहुत ज़्यादा केसेस में इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकना और दूसरों से ताल्लुकात वगैरह कैसे बनाने हैं, वो थोड़े से डिलेड होते हैं या आम लोगों से डिफरेंट होते हैं। अब मैं आपको वो 3 ख़ास एरियाज़ बताती हूँ जिसमें ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज़ पाए जाते हैं या आम लोगों से ये लोग डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आते हैं हम जैसे इंसान, उनसे ऑटिज़म वाले लोग डिफरेंट कैसे होते हैं और आप पहचान कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला एरिया है, मेन एरिया, वो होता है डेफिसिट इन सोशल एंड इमोशनल रेसिप्रोसिटी। अब इसका मतलब ये होता है कि ये बच्चे आपको अपनी बात सोशल लेवल पे यानी लोगों से बातचीत करना इनके लिए मुश्किल होता है। ये बातचीत शुरू करना इनके लिए मुश्किल होता है, अपनी बात समझा सकना या बाज़ दफ़ा दूसरे की बात समझ सकना कि जैसे होता है ना कि आप कहते हैं कि अच्छा आप आजकल क्या करते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं या आप जो है वो आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है, तो शायद ये बच्चे आपको उस तरह आम बच्चों की तरह जवाबात ना दे सकें, ना ही वो समझ सकें और वो अपनी मर्ज़ी का कोई रैंडम जवाब दे दे। दूसरा ये होता है कि इनको अपने जज्बात समझाने नहीं आते, ज़बान से इनको एक्सप्रेस नहीं करना आता और ना ही ये दूसरों के शायद जज्बात समझ सकें कि अगला अगर तकलीफ़ में है या बहुत ज़्यादा खुश है तो वो क्यों है, इस तरह की चीज़ें। अब जो दूसरा डेफिसिट होता है इनका, वो होता है इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स में, यानी ये लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर नहीं कर सकते। जैसे कोई अगर बंदा बहुत एक्साइटेड है या खुश है या गमगीन है तो इनके एक्सप्रेशंस और ये सब चीज़ें इनके उस तरह से साथ नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है समटाइम्स किसी बहुत खुश सिचुएशन में ये बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो या मेल्ट डाउन्स इनके शो हो रहे हो, या किसी ऐसी सिचुएशन में जैसे कोई घर में सदमा हुआ है या किसी की डेथ हुई है, तो ये क्योंकि ऐसे बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हें उस सारी सिचुएशन की समझ नहीं होती, तो वो हो सकता है अपने वो पर्टिकुलर बिहेवियर्स रेपिटेटिवली शो कर रहे हो, जैसे कि हंसना होता है या बहुत एक्साइटेड होना होता है या कुछ बच्चों में बहुत हाइपर एक्टिविटी होती है, तो इस तरह की चीज़ें। और इनको डेंजर परसेप्शन भी नहीं होती है, यानी इनमें ये नहीं होता कि अगर जैसे नॉर्मल बच्चों को मना कर देते हैं कि आपने इस ख़तरनाक या चीज़ को हाथ नहीं लगाना या आपने रोड पे नहीं जाना, वहाँ गाड़ियाँ होती हैं, ये वो, तो 3-4 साल के नॉर्मल बच्चे को हम ये समझा सकते हैं और वो उस पर अमल भी कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों में ऑटिज़म होता है उनको डेंजर परसेप्शन और खौफ और इस तरह की चीज़ों
का इतना ज़्यादा नहीं होता और आपको इनका फेस भी बिल्कुल स्पॉट नज़र आता है, यानी उसके ऊपर एक्सप्रेशंस भी नहीं होते हैं। अब जो तीसरा मेन एरिया है जहाँ पे डेफिसिट्स पाए जाते हैं वो है डेवलपिंग और मेंटेनिंग और इवन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ये एक सोशल आस्पेक्ट इनका बहुत प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट होता है कि इन लोगों को रिलेशनशिप्स की वैल्यू नहीं पता होती, इन्हें समझ नहीं होती कि रिश्ते बनाने कैसे हैं, संभालने कैसे हैं और उनके साथ अपना ताल्लुक़ कैसे बिल्ड करना है। और ये हो सकता है माइल्ड में इतना ज़्यादा डोमिनेंट ना हो, बट मॉडरेट टू सिवियर जो ऑटिज़म होता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है। अब ये 3 एरियाज़ अगर कंसिस्टेंटली, यानी तीनों की तीनों चीज़ें और इनसे रिलेटेड बिहेवियर्स बहुत से होते हैं। कुछ बच्चों में मेल्टडाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चों में कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, कुछ बच्चों में आई कांटेक्ट की बहुत कमी होती है, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ बहुत थोड़े बोलते हैं। अब उनकी ये इससे रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं, लेकिन ऑटिज़म के डायग्नोसिस के लिए इन तीनों एरियाज़ में उस बच्चे का डेफिसिट होना या डिलेड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि हाल ही अगर बच्चा एक आध चीज़ नहीं कर रहा और 2-2.5 साल की उम्र में उन्हें ये शक होना शुरू हो जाता है, तो वो आई थिंक बहुत यंग एज है, क्योंकि ये एज के साथ साथ डेवलप होता है और ये बिहेवियर्स डेवलप होते हैं। तो ये जैसे ही बच्चा 4-5 साल तक का होता है तो फिर ज़्यादा क्लियर समझ आना शुरू होता है। तो उस टाइम पे राइट टाइम होता है कि आप अपने बच्चे को किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट्स वगैरह करा लें, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, तो आई थिंक उस टाइम पे अगर आप करेंगे भी तो शायद आपको कोई क्लियर डायग्नोसिस नहीं मिल सके। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। प्लीज़ लाइक एंड शेयर and follow for the more informative videos on autism and other mental health related topics. Thank you.